Hello everyone, welcome to Bar and Beyond. So in previous lecture we have covered part 1 from section 1 to 4 and उसमें एक आपका केस रह गया था हाजी अब्दुल गानी खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रीसेंट केस है। इसमें बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो न्यू क्रिएट कर सकता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। उसके साथ साथ पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि पार्लियामेंट जो है रीएडजस्ट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो भी न्यूली इलेक्टेड स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उसमें जो है नंबर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू रीएडजस्ट कर सकता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो ये रीसेंट केस था और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप है। तो ये जो लिया गया है ये यूके ब्रिटेन से लिया गया सिटीजनशिप। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्ट 2 भी याद कर लीजिएगा कि ये सिटीजनशिप लिया कहाँ से गया है। उसके बाद जो आपका आर्टिकल 5 है उसमें बोला है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हम जानते हैं कि जो सिटीजनशिप है वो सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर नहीं बताया है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए या कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, पर बताया गया है कि कौन सिटीजन हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है। और इंडिया में हम लोग डुअल सिटीजनशिप जो है अडॉप्ट नहीं करते हैं। यूएसए में आपकी डुअल सिटीजनशिप है बट इंडिया में सिंगल। ये भी एक पॉलिटी प्रीलिम्स जिसमें भी यूपी पीसीएस यूपी जुडिशरी सब में ये पूछा जाता है। सो बिफोर कमिंग टू आर्टिकल पहले हम जानेंगे कि सिटीजन होता क्या है। तो सिटीजनशिप से हमें क्या है लीगल स्टेटस मिलता है जो कि बताता है कि एक जो पर्सन है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है और उसके पास जो है राइट्स होते हैं और वो प्रोटेक्टेड होता है उस स्टेट में। साइमल्टेनियसली उसके पास जो है ड्यूटीज भी होती हैं परफॉर्म करने के लिए। ये सिटीजनशिप के रोल होते हैं कि अगर आप किसी कंट्री की सिटीजन हैं तो आपके पास राइट भी है, आपके पास ड्यूटीज भी हैं, आपको एक डिग्निफाइड लाइफ इंश्योर की जाएगी, आप एक्टिव पार्ट ले सकते हैं इलेक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन्फोर्स करा सकते हैं अपना राइट जो है। तो ये सब जो है बेनिफिट होता है सिटीजनशिप का। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप डिफाइन नहीं की गई है। इसमें बस एक मतलब इसमें ये मैंने बताया ही था कि क्यों सिटीजनशिप कितना, इसमें से ओनली बताया गया है कि किसको कैसे कब मिलेगा। और जो मेजर जो पता चलेगा कि प्रोसीजर है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और अब 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उससे और क्लियर हो जाएगा। सो सेक्शन 5 to 11 जो है आपका डील करता है सिटीजनशिप सिटीजनशिप से। तो आपका जो सेक्शन 5 है वो बोलता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन every person who has domicile in the territory of India and so this is the first condition and this is the second condition। इसमें से एक चीज सो डोमिसाइल तो होना इज मैंडेटरी अगर किसी भी पर्सन को चाहिए सिटीजनशिप। तो डोमिसाइल इज मैंडेटरी, यहाँ पे एंड लगा है, प्लीज उसको ध्यान देके। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, इन तीनों में से या तो वो बॉर्न हुआ हो इस टेरिटरी में या उसके कोई पेरेंट्स हो जो वो बॉर्न हुए हो इस टेरिटरी में या वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट रहा हो फॉर नॉट लेस देन 5 years immediately after the proceeding of such commencement। तो ये लोग जो है सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। नाउ आर्टिकल 6 क्या बोलता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड
टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो आर्टिकल 5 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन जो है माइग्रेटेड होता है टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहाँ से, पाकिस्तान से, तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया हम कब से बोलेंगे, अगर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बॉर्न हुए हों इंडिया में, जो कि कहाँ पे डिफाइन है, ये जो कंडीशन है ये डिफाइन है आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। प्रोसीजर और कंडीशंस दी हुई थी, ये मैच करनी चाहिए कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं बॉर्न हुए हों इंडिया में, या तो वो जो पर्सन है वो माइग्रेटेड कर गया हो 19 जुलाई 1948। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन से ये पहले आ चुका है और यहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो इंडिया का फ्रॉम 19 जुलाई 1948 से। उसके बाद थर्ड क्लॉज कहता है कि जहाँ पे कोई पर्सन अगर माइग्रेटेड होता है पाकिस्तान से, यहाँ आता है ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, ठीक है, तो उसमें जो है वो रजिस्टर कब तभी कराएगा जब कोई ऑफिसर जो है गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया हो डोमिनियन ऑफ इंडिया में, उसको आपने एप्लीकेशन दी हो और उस ऑफिसर ने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो भी मैनर प्रिस्क्राइब है उसने आपको रजिस्टर कर लिया हो, तो आप जो है सिटीजन कहलाएंगे। तो नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस at least 6 months immediately preceding the date of this application। एप्लीकेशन के 6 months प्रायर से आपको यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये जो डेट्स हैं ये डेट्स इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो कि आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो, अगर आप नहीं आए हैं तो आप जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस था वहां से, और ऑफिसर आपको रजिस्टर कर देगा। बट द प्रीरिक्विजिट कंडीशन इज कि आप यहाँ पे पहले 6 महीने से 6 महीने से पहले यहाँ पे रह रहे हो। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 6। नाउ व्हेन वी कम टू आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो पर्सन हु हैज आफ्टर द 1 मार्च, एक और डेट है 1947, यहाँ पे 1948 था और यहाँ पे 1947 है, प्लीज माइंडेड। तो अगर कोई पर्सन जो है आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, मतलब 1 मार्च से चला जाता है टेरिटरी इंडिया की छोड़ के जो कि आज पाकिस्तान में है, वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा। तो अगर 1 मार्च से पहले अगर कोई भी माइग्रेट कर जाता है टेरिटरी ऑफ इंडिया से टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान में, तो ही विल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड क्या है आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, वो आया है इस टेरिटरी में अंडर द परमिट ऑफ रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न issued under the authority any law, and every such person shall for the purpose of article b under article 6 be deemed to have migrated after 19th day of 1948। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप पाकिस्तान चले गए एंड देन अगर आप अंडर द परमिट फॉर सेटलमेंट और या परमानेंट रिटर्न के लिए आते हैं इंडिया में दोबारा से और आपको परमिशन मिल गई है, तो आपको ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि यू केम on 19 July 1948 as mentioned in Article 6। ओके, सो ये चीज इसमें बोली गई है। हम केस लॉज लास्ट में डिस्कस करेंगे कि डोमिसाइल और ये सब क्या होता है, विल डिस्कस इन लास्ट। सो अब नाउ आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 हमें क्या बताता है, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो अगर जो इंडियन ओरिजिन तो है बट वो बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं, तो उनके राइट के बारे में हमने बात करनी है यहाँ पे। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 will ignore article 5 basically। So any person who or either whose parents or
एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। पहली कंडीशन, या तो उसके पेरेंट्स या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है बॉर्न इन इंडिया हुए हैं, जो कि 1935 में जो कंडीशंस दी गई हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, और वो यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं। उसको हम वो बाहर की कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं। So defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as citizen of India by the diplomatic or काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है यहाँ पे बॉर्न हुए हैं और वो कहीं और रह रहा है, लेकिन अगर वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहे डिप्लोमेटिक और उसके थ्रू, तो उसको भी हम मानेंगे कि वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए वो है, एलिजिबल है। सिर्फ इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है। मतलब बेसिकली आर्टिकल 8 क्या है कि ये जिन इंडियंस जिनके पास डोमिसाइल नहीं है इस टेरिटरी का, जैसे वो बॉर्न नहीं हुए हैं या कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, तो वो इस दो कंडीशन से कि अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का ओरिजिन है तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं इंडिया में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको ये सिंपल प्लेन रीडिंग से ही यही चीज समझ आ रही होगी कि अगर किसी और का आपने फॉरेन सिटीजनशिप ले लिया तो आपको माना जाएगा कि आप इंडियन सिटीजनशिप आपके पास नहीं है। सो आर्टिकल 10। सो आर्टिकल 10 में क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। सो every person who is deemed to be a citizen of India under the foregoing provision shall, subject to provision of any law made by Parliament, continue to the citizen of India। मतलब कि अगर आपकी जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू करेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती, तब तक आप जो है डीम्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। नाउ सेक्शन 11, oh sorry, आर्टिकल 11, तो पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अब इसमें क्या बताया गया है कि पावर किसके पास है, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। तो ये एक्सप्रेसली जो पावर है वो पार्लियामेंट को दे रखी है कि अगर कोई भी लॉज सिटीजनशिप से के रिलेटेड बनाने हैं तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आपकी वो बना सकती है। अब इसमें केसेस आते हैं। आपका एक केस है, अगर हम अब डोमिसाइल ऑफ इंडिया की बात करें तो पहले तो आपका केस है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसी में है योगेश भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसको हमेशा कंबाइन ही पढ़ा जाता है। ये 1990 का केस है। इसमें ये बोला जाता है कि इंडिया में जो है आप स्टेट डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। स्टेट डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट मतलब स्टेट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे इसको ये बोला गया है, ये रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। इट्स एलियन टू इंडिया, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अगर और कीवर्ड यूज किए तो दिस कॉन्सेप्ट इज एलियन टू इंडियन। ठीक। और ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक केस है, आई राइट द केस नेम, सौंदर गोपाल वर्सेस सौंदर राजनी। ये 2013 का केस है कि इसमें ये बोला गया था कि
डोमिसाइल ऑफ चॉइस, अगर आप सिर्फ एक एक्विजिशन है या एक सिर्फ रखने के लिए अगर आप कोई डोमिसाइल रख रहे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है। इंटेंशन कि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं वो जो है क्लियर होना चाहिए कि यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द सिटीजन। और अगर आपको अबेंडन भी करना है सिटीजनशिप तो वो भी आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए इसमें भी। तो ये केस है। उसके बाद ये क्वेश्चन एक अभी क्या है कि मतलब इंडिया में सिटीजनशिप के बारे में मतलब 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था वही था अ, जो यूज होता है। बट उसके बाद 2019 में जो मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं तो वो भी अभी हम कवर करेंगे। लेकिन ये आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या कंपनी के पास सिटीजनशिप का राइट है या नहीं है। कंपनी को आप सिटीजनशिप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो ये जो एक केस है ये इसमें केसेस है कि ऐसा कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल टू सबको हैं सिटीजन्स को। हम्म। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन उठता है कि क्या जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कॉरपोरेशंस हैं उन्हें भी हम सिटीजन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, या उन्हें बेनिफिट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है अम, ये हमेशा होता है क्योंकि जो कॉरपोरेशन है वो एक लीगल पर्सनैलिटी है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। और सिटीजनशिप जो पार्ट 2 में है वो हमेशा नेचुरल पर्सन को ही दी जाती है। तो केस था स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इसमें बोला गया था कि कंपनी जो है कि कंपनी जो है सिटीजन नहीं है और इसका कंपनी जो है फंडामेंटल राइट जो है क्लेम नहीं कर सकती है जो कि कन्फर किया गया सिटीजन्स को। इसमें एक ये भी बात बोली गई थी कि जो नेचुरल पर्सन्स हैं और ज्यूरिस्टिक पर्सन है तो नेचुरल पर्सन जो है उन्हें सिटीजनशिप का राइट है, लेकिन अगर ज्यूरिस्टिक पर्सन है तो दे आर नॉट दे कैन नॉट एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आप ये भी लिख सकते हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, अगर आपको ये क्लियर ना हो तो उसके लिए। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट केस रिगार्डिंग दिस सेम थिंग। इसमें दीज केस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन है कि वेदर कंपनी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, और बाकी एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा केस नहीं है आपका। तो टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें शेयर होल्डर के बारे में बात की गई थी कि शेयर होल्डर ऑफ द कंट्री जो कंपनी जो है वो सिटीजन, जैसे कंपनी तो सिटीजन नहीं है तो क्या शेयर होल्डर तो सिटीजन ही है क्योंकि वो है तो है पर्सन ही। तो क्या उनका फंडामेंटल राइट जो है प्रोटेक्ट होगा या नहीं होगा इस कॉर्पोरेट लाइन में। तो सुप्रीम कोर्ट ये जो कंटेंशन थी लिखी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कंटेंशन है वो रिजेक्ट कर दी थी। और इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चीज so I'm quoting that sentence कि what cannot be achieved directly cannot be achieved indirectly। तो कंपनी जो है नहीं आती है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू शेयर होल्डर्स बी। पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द कंपनी इटसेल्फ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू द शेयर होल्डर्स। बट यहाँ पे ये भी मना कर दिया था कि वेदर की कंपनी हो या ना हो बट आप शेयर होल्डर्स के साथ भी इसको
इंक्लूड नहीं कर सकते। इसको टर्न कर दिया गया था आरसी के ऊपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में इसे ओवर रूल कर दिया गया था। इसे बैंक नेशनलाइजेशन केस भी कहते हैं। इसे बैंक नेशनलाइजेशन केस भी कहते हैं। तो इस केस में ये बोला गया था कि शेयर होल्डर और कंपनी दोनों के पास राइट है कि वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 19। और ज़रूरी नहीं है कि स्टेट जो है बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाकर डील करे प्रोटेक्शन को। और इनके पास भी राइट है कि ये जो है रिलीफ ले सकते हैं। कोर्ट इन्हें रिलीफ ग्रांट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये अप्रोच किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो सिटीजन मतलब क्या रिट लेके जा सकती है कंपनी इन्फोर्स कराने। तो हाँ, कंपनी जो है रिट भी इन्फोर्स करा सकती है अगर उसका कोई वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का। ये केस का नाम है DC एंड GM वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला था कि रिट भी इन्फोर्स करा सकती है कंपनी। ठीक है, सो दिस वाज द केस। तो ये जो टॉपिक है कि कंपनी आती है सिटीजन में, तो हाँ आरसी के ऊपर से इसको दे दिया गया था कि कंपनी और शेयर होल्डर्स जो हैं दोनों आते हैं अंडर आर्टिकल 9। वो अगर कोई भी रिलीफ उन्हें क्लेम करना है तो उन्हें ग्रांट किया जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि सिटीजनशिप एक्ट के पूछे जाते हैं इनिशियल क्या। इसी से ये जो एक्ट है ना, इसी से हमें चलता है कि कैसे किसी को सिटीजनशिप मिलती है या उसका एक्ट के थ्रू पता चलता है। और इसमें काफ़ी मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे। और फिर जो अभी 2019 में जो अमेंडमेंट है वो लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या होता है, या ये एक्ट वर्सेस कौन इंडिया में क्या आ गया है, या सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा कि आपका कि टर्मिनेशन कैसे हो रहा है सिटीजन का, या सिर्फ सिटीजनशिप के नहीं। तो ये जो एक्ट है ये लेजिस्लेशन लेकर आया था इंडियन नेशनैलिटी भी इसे बोला जाता है। ये इसका जो यही था कि जो इंडिविजुअल्स की नेशन में पोजीशन है, जो राइट्स हैं सिटीजन का, जो भी ड्यूटीज़ हैं सिटीजन जो हेल्ड करता है उन सबको क्लियर करने में। और ये स्टेटस जो है सिटीजन का क्लियर कर। इसकी कमेंसमेंट डेट की 5 दिसंबर 1955 की इसकी वो इन्फोर्समेंट डेट। अगर आप सिटीजनशिप पाना हम कहते हैं में कोई पर्सन है और उसे सिटीजन ग्रांट करनी है तो वो कहाँ से ग्रांट लेगा? तो वो थ्रू बर्थ उसे मिलेगा। अगर वो बॉर्न हुआ है इंडिया में, या उसके डिसेंट जो हैं, अगर उसके कोई पेरेंट्स इंडिया में, अगर एक भी पेरेंट्स अगर वो बॉर्न हुए हैं इंडिया में या उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है उनकी किसी भी फैमिली में एंसेस्टर्स ने, तो उन्हें सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन की दे आर लिविंग हेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें नेचुरलाइजेशन में भी ये आएगा क्या, मतलब इनकरेट करा लिया है, जैसे रजिस्टर करवा लिया अपने आप को, जैसे कि उसका 3 जुलाई वाला वही वाला क्वेश्चन है। तो पहले प्रोविजन को अगर उन्होंने ऐसा है कि इनकॉर्पोरेट ही कराना है तो सिटीजनशिप ग्रांट होगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी था बर्थ रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट के नाम से याद कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद अगर टर्मिनेशन बात तो कोई भी जो सिटीजनशिप है उसने टर्मिनेट कर होनी है, उसकी सिटीजनशिप होगी अगर उसने खुद ही विलफुली कह दिया है कि ही डोंट वांट द
ही डोंट वांट द सिटीजनशिप, रिजेक्ट कर दिया लीनर ने। तो और अगर उसने टर्मिनेशन तो इसमें उसने मतलब विलफुली इसमें क्या है, टर्मिनेशन है कि कहीं और अपनी जो है ले ली, वॉलेंट्री एक्वायर कर ली कहीं और की सिटीजन, या वो जो है वो फिट नहीं बैठता है सिटीजनशिप के क्राइटेरिया में, जो भी जैसे ग्राउंड स्टेशनाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, आर्टिकल 5 या कोई भी अगर ऐसे ग्राउंड वो वॉयलेट करता है तो उसको उसकी सिटीजनशिप को भी डिप्राइव किया जा सकता है। वो कैसे हो सकता है, जैसे उसने एक्ट किया है कोई स्पीच की जो डिसरिस्पेक्टफुल थी अगेंस्ट द नेचर, या कोई उसकी परफॉर्मेंस को कोई एक्ट, ही वॉज ऑब्लाइज टू डू सम एक्ट सम ड्यूटीज़ और वो नहीं करता है, नेशनलिस्ट शेयरिंग और एलिट्स टू एनिमीज को सेल करता है जिसके कारण वॉर हो रहा है, या वो ही रिटर्न नहीं आया फॉर मोर 7 years और लिविंग आउटसाइड वहाँ पोजिशन एंड नेशनैलिटी के अलावा, ऑफिशियल रीजंस के अलावा भी वो 7 साल से उसका कोई मतलब इंडिया से नहीं है, इन सब चीज़ों में उसको वो उसकी जो टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब इसे 95 में 5 टाइम्स अमेंड हो चुका है, 5 अमेंड हो चुका है। 96 में पहली बार हुआ था जिसमें बताया गया था कि पीपल जो 1950 से 9 और जुलाई 1987 तक बॉर्न जो भी हैं उन्हें सिटीजनशिप, उसके बाद अगर कोई भी वन पेरेंट या में तो उसके उनके चाइल्ड को भी सिटीजनशिप मिल सकती है। 2000 में रजिस्ट्रेशन के चेंजेस, 15 में नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप एंड ओवरसीज सिटीजनशिप का रिज के बारे में बात हुई थी। फिर 19 में अब ये जो है सिर्फ 2019 करा जा सकता है, 2019 की वॉज इट, तो इसके लिए बहुत कंट्रोवर्सी चली थी। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस थे, कहाँ से, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, और जो इंडिया में आए हैं, ठीक है, दे आर इंडिया ऑन 31st December 2018 will not be treated ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो दिक्कत है वो यही थी कि इसमें नॉन मुस्लिम्स है। अब क्वेश्चन कौन क्या है कि कहाँ से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कौन कौन लोग, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, जो कि दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, उनको जो है मेंबरशिप मिलेगी, लेकिन दे शुड नॉट बी द मुस्लिम्स। सो यही बात थी इस पूरे चैप्टर में। उसके बाद आपका ये सिटीजनशिप का चैप्टर ख़त्म हो गया है और अब हम लोग जो है डील करेंगे कल से फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।